नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जंतु विज्ञान की क्लास में। और आज से मैं आपको जंतु विज्ञान पढ़ाऊंगा। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है जंतु विज्ञान में, क्योंकि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जंतु विज्ञान अपने आप में ही। तो जिस पुस्तक का मैं यहाँ पे सहारा ले रहा हूँ वो कौन से प्रकाशन की पुस्तक है, वो है आपकी भारत भारती प्रकाशन की पुस्तक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके पास कोई ना कोई पुस्तक ज़रूर होगी जो कि जंतु विज्ञान की होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो भारत भारती प्रकाशन की हो या फिर किसी और प्रकाशन की हो, ठीक है। तो फिर अब देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। पहले तो जब आप अपनी पुस्तक खोलेंगे तो सबसे पहले आपको पहले पन्ने पे विषय सूची लिखी मिलेगी आपको। तो उसमें कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स हैं आपके इस बार सिलेबस में, जैसे कि खरगोश के बारे में हमें बहुत कुछ चीज़ें पढ़नी है, तो ये काफ़ी टाइम लेगा। लेकिन आप चिंता ना करें, 4 से 5 महीनों में आपका पूरा का पूरा जितना भी सिलेबस है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर आपके में देखिए तिलचट्टा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तिलचट्टा मतलब जिसको हम लोग काकरोच बोलते हैं। फिर मधुमक्खी है, ऐसे ही रेशम कीट है और दीमक। ये कुछ छोटे छोटे चैप्टर हैं जो कि 1 या 2 दिन में कवर हो जाएंगे। लेकिन ये खरगोश, ये कम से कम 10 से 20 दिन तक ये टॉपिक चलेगा आपका। वैसे ही तिलचट्टा ये भी कम से कम 5 या 10 दिन ले लेगा आराम से। फिर अगर सिलेबस की बात हमने यहाँ पे कर ली है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आप अपनी पुस्तक में आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसा कुछ पन्ना देखने को मिलेगा। ये आपका एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो आप कक्षा 12 में आ गए हैं, जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि विज्ञान का मतलब क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है, क्योंकि अब आप छोटे नहीं हैं, आपको पता है ये सब चीज़ें क्या होती। तो किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना ही विज्ञान कहलाता है। ये आपको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस साल पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना जो है इस साल वो है आपको जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ना है कि जंतु विज्ञान क्या होती है, जिसको जूलॉजी बोलते हैं। तो फिर हम सीधे उसी टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं होती हैं, जैसे कि सूक्ष्म जैविकी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जीव का मतलब आप क्या समझते हैं, जिसमें जीवन के लक्षण पाए जाते हों। जैसे कि क्या होते हैं जीवन के लक्षण, वृद्धि होती है, ठीक है, अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाना, ये सब एक जीवन के ही तो लक्षण हैं। तो जीव में कौन कौन चीज़ें आती हैं आपको पता है, पेड़ पौधे जंतु, ये सब क्या आते हैं, जीव होते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता है ये बात। फिर अगर बात करें कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन पूछी नहीं जाती है कहीं पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी पूछ ले आपसे कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो ये सब चीज़ें आपको निश्चित पता होनी चाहिए। तो जीव विज्ञान के पिता हैं, आपको पता है अरस्तु, जिनको हम लोग बोलते हैं अरस्तु, और इंग्लिश में इनका नाम अरिस्टोटल है, ठीक है। हिंदी में हम इन लोग को क्या बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम लोग अरिस्टोटल। तो ये आपको पता होना चाहिए। कहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इस किताब में तो अरिस्टोटल लिखा है और इस किताब में तो अरस्तु लिखा है। तो ये आप कंफ्यूज ना हो, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। फिर इनकी कुछ शाखाएं हैं, जैसे कि कौन कौन सी, सूक्ष्म जीव की, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो आपको क्या पढ़ना है इस बार, जंतु विज्ञान पढ़ना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको वनस्पति विज्ञान के बारे में भी और सूक्ष्म जैविकी के बारे में भी, कि ये क्या चीज़ें होती हैं। वनस्पति का मतलब आप समझ रहे होंगे कि किससे मतलब है, पेड़ पौधे से। तो जब आप पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, वनस्पति विज्ञान। कितना साधारण सा है। फिर आपको इसके पिता का नाम भी जरूर पता होना चाहिए कि वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं या जो फादर हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं थियोफ्रेस्टस। तो जैसे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ पॉइंट आपको देते जा रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, जैसे आप कक्षा 12 में आ चुके हैं इस बार, तो अगले साल आप किसी न किसी चीज़ की तैयारी जरूर करेंगे। जैसे आपको BSc एग्रीकल्चर करना है या फिर कोई और कोर्स करना है, तो उसके लिए प्रवेश परीक्षा होगी और उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाते चलूँगा उनके क्वेश्चन साथ में ही बताते चलूँगा। तो इसलिए आप एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठा करें। जैसे कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, मैंने बताया, तो आपने तुरंत नोट कर लिया। बाई चांस आप दोबारा रिवाइज करने बैठे और आपको वहीं क्वेश्चन पेपर में मिल गया जाके, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको पता होनी चाहिए। फिर सूक्ष्म जीव की बात करें तो सूक्ष्म जीव से आप मत समझ रहे होंगे कि सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, जो आप अपनी आंखों से ना देख सके। तो अगर आप उस चीज़ को आंखों से ही नहीं देख सकेंगे तो उसको आप पढ़ेंगे कैसे, आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही होगी। तो जिन चीज़ों को हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं वो क्या आ जाएंगे, सूक्ष्म जैविकी में आ जाएंगे। जैसे कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया आपने नाम सुना होगा, जीवाणु जिसको बोलते हैं, वायरस का नाम सुना होगा, जैसे कि अभी कोरोना वायरस काफ़ी चर्चा में है, वैसे ही। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, ये सब सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका सूक्ष्म जैविकी कहलाता है। फिर वैसे ही इनके पिता, अब इनके पिता में 2 चीज़ें हैं। अगर इनके पिता की बात करें तो वो कौन है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जैसा कि यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा लिखा दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने क्या की थी, इन्होंने खोज करी थी किसकी, जीवाणु की। तभी ये कहे जाते हैं
सूक्ष्मजीवी के पिता। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्मजीवी को हम किस चीज़ से देखते हैं, हम देखते हैं उसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, क्योंकि हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते उनको। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमको एक यंत्र की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम होता है सूक्ष्मदर्शी। तो आपके टॉपिक, आपके कोर्स में भी इस बार सूक्ष्मदर्शी है, तो वो हम आराम से उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर अगर बात करें, एक और यहाँ से पूछ लिया जाता है कि आधुनिक सूक्ष्मजीवी के पिता का क्या नाम है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए अगर आपको ना पता हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आधुनिक सूक्ष्मजीवी, लुईस पाश्चर इनका नाम है। और ये पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ज़रूर डाउनलोड करिएगा। अब हम बढ़ेंगे उस टॉपिक के बारे में जो आपका कोर्स का है। क्या है वो? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम जूलॉजी बोलते हैं। जू का मतलब होता है दोस्तों जंतु, सीधी बात, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का। जंतुओं से आप मतलब समझते ही हैं। तो फिर अगर जंतु विज्ञान के पिता की हम बात करें तो इनके पिता कौन है? जो हैं आपके जीव विज्ञान के पिता, वो कौन थे? अरस्तु, मैंने आपको अभी बताया। और इनको इंग्लिश में क्या लिख देते हैं? अरिस्टोटल। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर अब देखते हैं आगे जंतु विज्ञान की परिभाषा के बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी परीक्षा में आ जाए। कह रहा कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में दिखाया था कि जीव विज्ञान की 3 शाखाएं थी। तो जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राणियों के विषय में निरीक्षण व परीक्षण द्वारा हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? उसको हम बोल देते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता की बात ये देखिए लिखा है, आपको नोट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ में सब आपके दिया गया हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब जब आप अपनी पुस्तक में 6ठा पेज नंबर खोलेंगे, 6ठा पेज नंबर, तो ये कुछ तथ्य लिखे गए हुए, कुछ फैक्ट लिखे हैं। ये सब क्या है? ये कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, वैज्ञानिक जिन्होंने किसी न किसी चीज़ की खोज करी है। तो उनमें से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जो औषध है, औषध के पिता कौन है? तो हिप्पोक्रेट्स। ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखा गया है कि वर्गीकरण के पिता कौन है? तो आपको याद रखना है कि कैरोलस लिनियस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि इस पन्ने को पढ़ना ना भूलें अपने आप, क्योंकि ये सब क्या है? याद करने वाली चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आ जाते हैं हम जंतु विज्ञान की क्या क्या उपयोगिता होती है, क्या क्या कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है और क्या क्या इसकी उपयोगिता होती है। सबसे पहले कह रहा है कि खाद्य पदार्थ तथा जंतु विज्ञान। आप देखिए, जैसे दूध, मांस, मछली, अंडे, ये सब हमें जंतुओं से ही तो प्राप्त होते हैं। अगर जंतु नहीं होंगे तो ये नहीं होंगे, और इन सब से ही हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है। ये तो आपको पता ही है। फिर अगला कह रहा है कि स्वास्थ्य तथा जंतु विज्ञान। अब इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने देखा होगा किसी भी बीमारी की या फिर किसी भी चीज़ की अगर नई दवाई बनाई जाती है तो क्या सबसे पहले वो मनुष्यों पर टेस्ट करी जाती है? नहीं। आपने कहेंगे बिल्कुल नहीं टेस्ट करी जाती, क्योंकि अगर बाई चांस मान लीजिए वो दवाई या फिर जो भी आपने वैक्सीन बनाई या दवाई बनाई, अगर वो सीधे मनुष्य पर टेस्ट कर देंगे आप, तो हो सकता है कोई अनहोनी हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए मनुष्य की। तो इसीलिए हम मनुष्य पे पहले नहीं टेस्ट करते हैं। हम सबसे पहले या तो खरगोश पे टेस्ट कर देंगे या तो हम कर देंगे चूहा पे। अगर चूहा जिंदा रहता है या खरगोश जिंदा रह जाता है तभी आगे उसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि अनेक परजीवियों के रूप में लाखों मनुष्य में रोगी बनाते हैं। अब कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं या परजीवी होते हैं जो क्या करते हैं? बीमारी फैलाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि खूनी पेचिस के बारे में। एक बार यूपी कैडेट में एक प्रश्न आया था कि खूनी पेचिस जो होती है, खूनी पेचिस, उसको कौन फैलाता है? मतलब उसके होने का कारण कौन है? तो उस परजीवी का नाम बताइए, ये कहा गया था। तो उस परजीवी का नाम क्या होता है दोस्तों? एंट अमीबा। जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, एंट अमीबा। अब इस एंट अमीबा की भी कई प्रजातियाँ होती हैं, तो जिससे खूनी पेचिस होती है उस प्रजाति का नाम है हिस्टोलेटिका। तो ये चीज़ आप कहीं पे आप नोट कर सकते हैं। वैसे आपको दिक्कत ना लीजिए, ये सब मैं अभी आपको आने वाले वीडियोस में पढ़ाऊंगा। अमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में, फिर खरगोश भी मुझे पढ़ाना है, तिलचट्टा पढ़ाना है, मधुमक्खी है, रेशम कीट है। तो कोर्स काफ़ी बड़ा है, लेकिन आराम से पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि कृषि तथा जंतु विज्ञान। एक तो आप कृषि के छात्र हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, कृषि और जंतु विज्ञान दोनों के बीच में क्या आखिर संबंध है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए जंतु विज्ञान की अगर बात करें तो कुछ ऐसे कीट होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक होते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में क्या कीट से मतलब समझते हैं कि हाँ ये कुछ ना कुछ हानि पहुंचाएगा हमारे खेतों को, हमारी फसलों को। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो बहुत ही लाभदायक भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खी से हम शहद प्राप्त करते हैं, और मधुमक्खी कहाँ काम देती है? परागण में। ये चीज़ याद रखिएगा।
मधुमक्खी का बहुत बड़ा रोल है किसमें, परागण में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर दूसरी जगह अगर हम बात करें, मैं कलर बदल देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पे ना दिखाई पड़ रहा हो। केचुआ, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, केचुए से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको एक एक करके सारे बताता हूँ। केचुए को 2 नामों से जाना जाता है। एक तो है कि केचुए को हम क्या बोलते हैं, किसान का मित्र। किसान का मित्र क्यों है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और दूसरा इसको बोला जाता है प्राकृतिक हलवाहा। हलवाहा क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगा। देखो केचुए क्या करते हैं कि वो मिट्टी को पलट देते हैं, मिट्टी को खाते हैं, फिर वापस मिट्टी में छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, मिट्टी, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है। इससे क्या होता है, भूमि की आपकी उर्वरता बढ़ती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, किसान का मित्र बोला जाता है केचुए को। और ये क्योंकि मिट्टी को पलटते हैं इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक हलवाहा। मतलब अपने आप ही मिट्टी को जोत रहे हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे अपने आप ही। तो ये क्या है, एक ये लाभदायक है कीट। और वैसे ही मधुमक्खी भी क्या होता है, एक लाभदायक कीट है मधुमक्खी भी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है जंतु विज्ञान का कृषि में। फिर बात कर लेते हैं मानव समाज का विकास तथा जंतु विज्ञान। अब जैसे आपने अनुवांशिकी का नाम सुना होगा। अब अनुवांशिकी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, अनुवांशिकी भी आपके कोर्स में है तो दिक्कत ना लीजिए, मैं आपको डिटेल से एकदम जीरो से पढ़ाऊँगा। अनुवांशिकी ज़्यादा वैसे आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन जितनी भी है मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊँगा और बिल्कुल हाई तक पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अनुवांशिकी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप क्या हो सकता है कि आप अपने जो अच्छे गुण हैं वो अपनी अगली पीढ़ी में भी भेज सकते हैं, ताकि क्या हो सके, मानव समाज का विकास हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके हम लोग अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे और चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। और एक काम ज़रूर आप करिएगा कि अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप पुस्तक ज़रूर खरीद लें, क्योंकि बिना पुस्तक जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।